हेलो एवरीवन। आज हम कंडीशन और वारंटी का चैप्टर करने वाले हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये हमारा सेकंड टॉपिक है और इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ गुड्स के बारे में स्टडी कर लिया है। कंडीशन और वारंटी की बात करते हैं कि जब भी हम सेल करते हैं तो यूजुअली जब सेल किया जाता है तो सामने वाले बायर की कोई ना कोई सर्टेन डिक्लेरेशन या रिप्रेजेंटेशन होती है जो जिस पर्पज़ के आधार पे वो परचेज करना चाहता है। जो एक बायर की सर्टेन डिक्लेरेशन या रिप्रेजेंटेशन होगी जो उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्जांपल नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, वो किस तरह की वस्तु को लेना चाहता है, बायर का पर्पस क्या है वस्तुओं को लेना, यानी कि जो उसकी परचेजिंग है उसका पर्पस क्या है, क्या उस पर्पस के आधार पे वो वस्तु उसके लिए सूट कर रही है, फिट है, बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कंडीशन और वारंटी में डिस्कस करेंगे। और अगर हमारी जो कंडीशन है परचेजिंग की, जैसे मुझे ब्लू कलर का जार चाहिए या येलो कलर का जार चाहिए, वो होना ज़रूरी है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट भी इफ़ेक्टिव नहीं बनेगा। लीगल इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिसिंग होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए बायर की रिक्वायरमेंट के आधार पे ही सेलर को सेल करना पड़ता है। जो बायर की रिक्वायरमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है या उसकी नेचर या क्वालिटी ऑफ गुड्स की डिमांड है, उसी आधार पे ही सेलर को वस्तुएं देनी पड़ती हैं। अगर वहाँ पे अगर रिलीवेंट जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो उसके सेल के दौरान मिल जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल इफेक्ट का माना जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपकी वैलिड होगी। अब ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशंस हैं या रिप्रेजेंटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो वो इफेक्टिव तभी होगा जब हमारी टर्म एंड कंडीशन, डिक्लेरेशन, रिप्रेजेंटेशंस सही मैच हो रही होगी। और जिस आधार पे, जिस नीड के आधार पे या जिस स्टिमुलेशन के आधार पे हम चलते हैं, जो रिक्वायरमेंट के आधार पे हम चलते हैं, उसी को हम स्टिपुलेशन कहते हैं। यानी कि जो एक बायर की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रिप्रेजेंटेशन या रिक्वायरमेंट रहती है जो कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है, वो एक स्टिपुलेशंस है। एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट इक्वल टू इम्पोर्टेंस। ज़रूरी नहीं कि जो भी उसकी जितनी भी स्टिपुलेशन है वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट ही हो, बट सच रिप्रेजेंटेशन मे नॉट बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो वो पार्टीज को प्रभावित नहीं करेगी। या कुछ ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो आपके इंटरनल पार्ट का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो आपकी मेन पार्ट का हिस्सा होती है जिसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो स्टिपुलेशन दो प्रकार की होती है, एक कंडीशन और वारंटी। जैसे आप दुकान में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे इनकम टैक्स की बुक चाहिए, तो आपकी कंडीशन क्या है? इनकम टैक्स की बुक लेना। तो अगर आपको इनकम टैक्स की बुक मिलेगी तभी तो आप परचेज करेंगे, तो वो आपकी कंडीशन है, उसी आधार पे आप परचेज करेंगे। और जैसे आपने घर जाके देखा कि बाहर तो कवर इनकम टैक्स का था, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ पेज मिसिंग थे, तो यहाँ पे आपकी भी गलती है कि आपने उसको नहीं देखा और सेलर की गलती है कि उसने अच्छे से उसको चेक नहीं किया। तो यहाँ पे आप वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हो, यानी कि उसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके, उसको रिप्लेस आप गुड्स को कर सकते हैं। आप कंडीशन के, कोई भी बायर जब भी वस्तुओं को परचेज करता है तो उसमें स्टिपुलेशन के आधार पे, यानी कंडीशन के आधार पे परचेज करता है। और ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चंस में जब कंडीशन है, कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा, आप उसको चीज़ को परचेज नहीं करोगे। और जब कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी, आपको वही वस्तु मिल रही है जो आप चाहते हो, तभी आप उसको परचेज करेंगे। सबसे पहले आप कोई स्टेटमेंट रखते हैं, स्टेटमेंट का आधार पे है कि आप कॉन्टैक्ट में एंटर होने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तभी वो यानी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप बनते हैं। और उसमें स्टिपुलेशन होना एसेंशियल है, यानी आप एक कंडीशन लगाते हो और एक वारंटी है। अगर वो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के आधार पे आप वस्तुओं को परचेज करते हैं। बट उस कंडीशन में अगर कोई चीज़ मिस पाई जाती है या उस अकॉर्डिंग नहीं मिलती है जिस हिसाब से आपने रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिस हिसाब से आपने बताया था, तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, वारंटी के लिए क्लेम कर सकते हो।
तो पहला आता है कि जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सच रिप्रेजेंटेशन मे नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। तो हम दुकान में जाते हैं, हम बोलते हैं हमें इनकम टैक्स की बुक चाहिए। अब इनकम टैक्स की भी आप ये बता रहे हो, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि मुझे इनकम टैक्स की बुक चाहिए, तो वो अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट देगा कि डिफरेंट डिफरेंट राइटर की बुक है। एंड अनदर वन, इफ इट बिकम टू इंक्रीज द, अगर आपका क्लियर हो गया कि आपको किसकी बुक चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा और आप यहाँ पे कंडीशन रख रहे हो कि मुझे इनकम टैक्स बीकॉम सेकंड ईयर की बुक चाहिए, तो आप कंडीशन के आधार पे वहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन-सी बुक चाहिए। कंडीशन को सेक्शन 12(2) में डिफाइन किया गया है एंड कंडीशन भी एक स्टिपुलेशन है और कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो कंडीशन आपकी पूरी नहीं होती है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाता है। अगर आपकी कंडीशन पूरी होगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होंगे, अदरवाइज़ एंटर नहीं होंगे। जैसे राम कंसल्ट्स टू श्याम, राम ने श्याम से कंसल्ट किया, ए मोटर कार डीलर ऑफ ए कार सुटेबल टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। कि ऐसी कौन सी कार स्टेबल है जो सेल प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट कर सके। एंड श्याम सजेस्ट टू मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाय टू एज पर फ्रॉम द श्याम। द कार टर्न आउट टू अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस, तो मारुति टूरिंग पर्पस से फिट नहीं थी। Here the car should be stable for touring purpose is a condition to the contract। अब यहाँ पे क्या लगवाया था उसने कंडीशन कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो टूर के पर्पज से सुटेबल है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मारुति जो है वो टूर के पर्पज से सुटेबल नहीं है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ रद्द कर सकते हैं। अगर आपने कार बाई की है और आपकी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रही है, तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। वारंटी क्या होता है? वारंटी को सेक्शन 21(3) में डिफाइन किया गया है कि जब आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आप डिफेंसेस के लिए क्लेम कर सकते हो। वारंटी भी स्टिपुलेशन की कोलैटरल पार्ट है, मतलब वो डायरेक्ट पार्ट नहीं है, इनडायरेक्ट या आपके डिपेंडेंट पार्ट है। ओके, वारंटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। और कंडीशन जो है, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, अगर कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, आप डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट के लिए मना कर दोगे, कॉन्टैक्ट करने के लिए। लेकिन वारंटी में ऐसा नहीं होता है कि वारंटी आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दोगे, ऐसा नहीं है। वारंटी पे आप सिर्फ डिवाइसेस के लिए क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वारंटी एक स्टिपुलेशन कोलैटरल है, क्योंकि ये आपके डिपेंडेंट है, दे डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर अब आपकी फुलफिल नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्ट आप जाके जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं करेंगे, बल्कि डिमेजेस के लिए क्लेम करेंगे। तो वेदर स्टिपुलेशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडीशन। स्टिपुलेशन आपकी जो स्टिपुलेशन है वो आपकी कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कंडीशन और वारंटी। लेकिन कभी कभार हम कंडीशन और वारंटी को स्पेसिफिक रूप से नहीं बयां कर पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक वर्ड टू मेक इट कंडीशन और वारंटी। कंडीशन और वारंटी के लिए वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं कि उसको वो प्रॉपर वे में डिफाइन कर दें। बट एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट राम बाई ए न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम एंड कार इज गारंटेड अगेंस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अंडर द नॉर्मल यूजेस ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर। राम एक कार लेता है शोरूम से और उसमें बताया जाता है कि कार में 1 साल के अंदर कोई भी डिमेजेस होगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। और आफ्टर द 8 मंथ क्या हुआ, उसकी कार काम नहीं कर रही थी, ब्रेक काम नहीं कर रही थी। सो इन दिस केस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जो भी कार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ डीलर के साथ वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो रिपेयर करके और रिप्लेस करके देगी आपको ब्रेक। ठीक है, तो हेयर राम जो है वो वारंटी के लिए क्लेम कर रहा है, क्लेम ऑफ द डिमेजेस के लिए क्लेम कर रहा है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर रहा है। वारंटी और कंडीशन में क्या फ़र्क रहता है? कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो 1 बाय 1 हम क्लियर करते हैं। कंडीशन और वारंटी दोनों ही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे में होती है। इट्स मीन दैट आप लिखित वे में भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, और लॉ ऑफ कंडक्ट, मतलब लॉ के ऊपर जो कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है, सर्कमस्टांसेस है, उसके ऊपर भी कंडीशन और वारंटी एप्लीकेबल होती है। अब स्टिपुलेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कंडीशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वारंटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो पूरा नहीं हो रही है, वो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे डिमेजेस के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। वारंटी भी इम्पॉर्टेंट है। वारंटी का क्या होता है, यहाँ पे
जो वारंटी है वो भी स्टिपुलेशन का ही पार्ट है, मतलब स्टिपुलेशन में कंडीशन और वारंटी दोनों ही आती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब करते हैं हम, तो उसमें वारंटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड बायर फ्रॉम लॉस विच मे कॉज टू डिफेक्टिव गुड्स फॉरेन सेलर, बायर को अगर लॉस हो रहा है तो वो सेलर से उसके लिए क्लेम कर सकता है। और यहाँ पे भी कंडीशन पे अगर कंडीशन की वजह से बायर को लॉस हो रहा है तो वो भी सेलर से क्लेम कर सकता है। ये दोनों की ही सिमिलरिटी है। अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंसेस को देखते हैं कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। सो कंडीशन एसेंशियल्स एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, जबकि वारंटी आपका सेकेंडरी या फिर कोलेटरल इवेंट है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन वारंटी में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यू कैन जस्ट क्लेम फॉर डेमेजेस। अभी मैंने बात की, आपकी कंडीशन थी मारुति कार लेना, आपने परचेज कर लिया, ओके। देन आपको दिया गया एक टर्म कि मारुति में अगर कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है, दे कैन बी रिप्लेस, दे कैन बी चेंज, तो वो वारंटी होगी। कंडीशन आपकी मारुति कार लेना थी, लेकिन उसमें जो रिपेयर चेंजेस का था वो वारंटी थी। म्यूचुअल इफेक्ट की बात करते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ट्रीट टू द ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर आपकी कंडीशन ब्रीच हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वारंटी भी खत्म हो जाएगी। मतलब कंडीशन खत्म हो रही है तो वारंटी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है। अगर आपको मारुति कार नहीं मिल रही है तो वारंटी भी खत्म हो जाएगी और आपकी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मारुति कार मिल गई, ओके, उसमें डिफेक्ट पाया गया, तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी होगी। उसके चक्कर में आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन खराब नहीं होगी, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप खत्म नहीं करोगे। अब बात करते हैं राइट्स की। तो कंडीशंस में क्या राइट्स रहता है? राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है परचेज करने की, बायर कंडीशन लगा रहा है मुझे ये चीज़ परचेज करनी है, लेकिन वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, सामने वाले ने बोला कि आपको उषा की स्विंग मशीन चाहिए थी, लेकिन उसने टैग गलत लगा दिया या टैग फ्रॉड था, वो आपको दे दिया, तो वो कंपनसेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड वारंटी में क्या रहता है? एग्रीड पार्टी सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करेगी, जो एग्रीड पार्टी है वो डैमेजेस ही क्लेम करेगी। कंडीशन में परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड पार्टी फ्री फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, कंडीशन आपकी पूरी नहीं होती है, जो भी दुखी पार्टी होगी वो परफॉर्मेंस करने के लिए फ्री रहती है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में जो दुखी पार्टी होती है वो अपने हर तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए फ्री नहीं होती है। अब बात करते हैं व्हेन कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। जब कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाता है तो मैंने अभी कहा कि कंडीशन और वारंटी दोनों ही अलग होती है। जब हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है तो वारंटी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब हमारी वारंटी ही टूट रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंडीशन भी टूट रही है। तो अगर कंडीशन ऑफ वारंटी, कंडीशन आपकी पूरी नहीं होगी, वारंटी तक जाओगे ही नहीं। आप एलजी का वॉशिंग मशीन ले रहे हो, वो आपकी कंडीशन है, आप एलजी के अंदर कोई, अगर वो एलजी की आपको मिलेगी नहीं, अगर एलजी की वो वॉशिंग मशीन आपको दुकान में मिलेगी ही नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया तो वारंटी भी रद्द होगी वहीं पे, मतलब वारंटी भी नहीं मिल रही है। अगर आपको सेल होगी, आपने ले ली वो एलजी की वॉशिंग मशीन, देन आपके साथ वारंटी भी जुड़ जाएगी। आपकी कंडीशन पूरी होगी एलजी की वॉशिंग मशीन की, देन उसके साथ वारंटी भी जुड़ जाएगी। एंड अगर उसमें कोई मतलब खराबी होती है 1 साल के अंदर, आपको डैमेजेस के लिए क्लेम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर कंडीशन वारंटी बन जाती है। वॉलंटरी वेवर, यानी कि जो हम अब स्वेच्छा से त्यागते हैं कि कंडीशन जो है वो वारंटी बनेगी। इन केस बायर वेव द कंडीशन, जब यहाँ पे कंडीशन को हम त्याग दे रहे हैं, ओके, इट ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ द वारंटी। जब हम कंडीशन को ही त्याग रहे हैं तो जनरली बात है हम कंडीशन को भी ब्रीच कर रहे हैं और वारंटी को भी ब्रीच कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नॉट ए ग्राउंड ऑफ ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेपुडिएटेड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हो रहा है, बट इट मीन द एक्सेप्ट द डिमेजेस ओनली। इसका मतलब ये है कि कंडीशन अगर वो पूरी नहीं हो रही है तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके। लेकिन जो परचेज हमने परचेज की है, अगर उसमें खराबी होती है तो हम डिमेजेस के लिए क्लेम करेंगे सिर्फ ओनली, ठीक, ओके। जब हम बोला मैं दुकान में जा रही हूँ और मुझे एलजी की शॉप ने मतलब एलजी की वॉशिंग मशीन नहीं मिल रही है, मुझे कोई और कंपनी की मशीन मिल रही है, देन जो मेरी कंडीशन थी मैंने उसको त्याग दिया, ओके। मुझे कोई भी दुकान में मशीन मिल रही है, मैंने उसको परचेज कर लिया, अब वो अगले दिन खराब होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी कंडीशन जो थी वो पूरी नहीं हो रही है।
हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी तो खरीदा ना, कोई भी चीज़ खरीदी। तो देन वो जो मैंने वॉलंटरली किसी चीज़ को त्यागा है, कंडीशन को बायर ने, तो उसने कंडीशन को त्याग के फिर भी कॉन्टैक्ट किया है, और कॉन्टैक्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि रेपुटेट किया है या कैंसल कर दिया है, उसने फिर भी गुड्स को परचेज़ किया है और उस गुड्स के ऊपर वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। कंपल्सरी वेवर, कंपल्सरी का मतलब होता है कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अ, आपका वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर टू होल्ड गुड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कंडीशन और वारंटी को हम सेपरेट कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें हम अलग-अलग कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बायर क्या करता है, जितने भी होल गुड्स हैं या एनी पार्ट्स हैं, उन सबको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड टू द ब्रीच ऑफ अ वारंटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसको भी ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट किया जाएगा। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल, जब कॉन्ट्रैक्ट आप सेपरेट नहीं कर पाते हो या नहीं होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, द बायर हैज टू एक्सेप्ट। बायर को दो अधिकार है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म एंड कंडीशन है, दो चीज आप एक चीज आप लेना चाहते हो, लेकिन उसमें से या तो आप पूरे के पूरे गुड्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो आप पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो। और इन दिस केसेस जो पार्ट आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, वहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रीच ऑफ वारंटी भी हो जाएगी। तो कुछ केसेस में जहाँ पे हम चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को भी ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबिलिटी। इन केस द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ। लॉ के कारण आपको मतलब कंडीशन ऑफ वारंटी ज़रूरी नहीं फुलफिल करनी है। लॉ के अकॉर्डिंग जब इम्पॉसिबल है दोनों ही चीज़ें साथ में करना, देन कंडीशन को भी वारंटी ही चूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए कॉन्टैक्टेड विद द बी फॉर सप्लाई ऑफ राइस ऑफ द ए ग्रेड। यहाँ पे ए ने बी के साथ कहा कि आप मुझे ए ग्रेड राइस सप्लाई करोगे, एंड बायर टुक द डॉक्यूमेंट एंड रीसोल्ड पार्ट ऑफ द राइस टू सब बायर विदाउट द प्रॉपर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने सारे मतलब डॉक्यूमेंट लिए, एंड जो भी राइस थे वो सब बायर को विदाउट एग्जामिनेशन सेल कर लिए। लेटर ऑन क्या हुआ, ही फाउंड द राइस इंफीरियर क्वालिटी। तो उसको बाद में पता लगा कि राइस तो इंफीरियर क्वालिटी के हैं। तो बायर हैज लॉस्ट द राइट ऑफ रिजेक्ट द गुड्स। तो यहाँ पे बायर जो है वो रिजेक्ट करने के अधिकार से मतलब खत्म कर देता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बी के साथ था, बी ने जो है वो ए ग्रेड सप्लाई करने के लिए कहा, बायर ने भी डॉक्यूमेंट लिए, एंड जो सब बायर का मतलब उसने आगे ले लू के उसने आगे दोबारा सेल कर दिए। तो जो मेन मिडल मैन था बायर, जिसने दोबारा से रीसेल किया है, उसको वो अधिकार नहीं, खो चुका है वो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सके, क्योंकि उसने आगे थर्ड पार्टी को वहां पे ट्रांसफर कर दिया है। तो इट्स मीन दैट वॉलंटरी वेबर हो गया, कंडीशन वहां पे उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी, उसने आगे किसी को सेल कर लिया, तो यहाँ वो डिमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है सिर्फ। नेक्स्ट, ए एग्री टू सप्लाई बी 10 बैग ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुगर 625 पर बैग। यहाँ पे ए जो है वो बी को 10 बैग सप्लाई करेगा फर्स्ट क्वालिटी के 625 का, एंड बट सप्लाई ओनली द सेकंड क्वालिटी शुगर। लेकिन सप्लाई किसकी हुई, सेकंड क्वालिटी शुगर की, फर्स्ट क्वालिटी शुगर की नहीं हुई जिसका प्राइस 600 था। तो यहाँ पे क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एंड द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। यहाँ पे बायर रिजेक्ट कर सकता है, ओके। बट इफ द बायर सो इलेक्ट, मतलब बायर ने अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो डिमेसिस के लिए क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसकी कंडीशन वहां पे फुलफिल नहीं हुई थी। ब्रीच ऑफ वारंटी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकंड क्वालिटी शुगर के लिए वो 25 डिमेसिस क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसने 625 की बोला था, ना कि 600 वाली गुड्स की। तो 25 गुड्स के लिए वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं वेवर ऑफ कंडीशन। जब हम अपनी कंडीशन को त्यागते हैं, दो तरह से त्याग सकते हैं। वॉलंटली मेरी इच्छा के अनुसार जो है मैं कंडीशन को त्याग कर सकती हूँ। कंपल्सरी, जो मतलब कंपल्सरी त्यागना कब होता है, वॉलंटरी त्यागना तब होता है जब जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही हूँ और मैंने अपनी कंडीशन को त्याग दिया कि अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है। और जो, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कंडीशन को ही वारंटी ट्रीट कर रही हूँ, मतलब जो मेरी कंडीशन है, जिस कंडीशन पे मैं परचेज कर रही हूँ उसी को सिमिलर वारंटी ट्रीट कर रही हूँ। तो उस वे में वॉलंटरी त्यागना हो गया कि आप कंडीशन को त्याग कर रहे हैं। कंपल्सरी त्याग कब करते हैं हम, कंपल्सरी वेवर कब होता है, जब वो चीजें सेपरेट नहीं हो सकती है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके टर्म एंड कंडीशन के आधार पे आप
परचेज कर रहे हो वो वस्तु सेपरेट करने वाली नहीं है। जहाँ पे वस्तुओं सेपरेट नहीं आप करवाओगे वहाँ पे आप कंडीशन ऑफ वारंटी सिंगुलर हो जाएगी। एंड फुलफिलमेंट द कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ, मतलब कानून की नज़र में फुलफिल मतलब कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे भी कंडीशन वारंटी बन जाएगी। अब बात करते हैं काइंड ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी आपकी दो प्रकार की होती है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन एंड एक्सप्रेस कंडीशन क्या है, हम लोग पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब पढ़ रहे हैं हम इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। कंडीशन जो हम किसी चीज़ को परचेज करने के लिए नेचर क्वालिटी के आधार पे लगा सकते हैं, मतलब स्टिपुलेशन है एक तरह की। वारंटी भी स्टिपुलेशन ही होती है, शर्त होती है। हमारी शर्त के आधार पे चीज़ें मिलनी चाहिए। जब शर्त के आधार पे हमें चीज़ें नहीं मिलती हम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देते हैं। वेयर द इम्प्लाइड की बात कर रहे हैं हम, जब कोई चीज़ हम एप्लीकेबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून की नज़र में जब कोई चीज़ हमारे कंडीशन ऑफ वारंटी में एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी कहेंगे। जब हमारे कुछ कस्टम के अकॉर्डिंग या कुछ सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखित में या बोल के नहीं है एग्रीमेंट में, वो चीज़ इम्प्लाइड है। ठीक है, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ अप्लीकेबल हो रही है कंडीशन ऑफ वारंटी में, वो हमारी इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी है। और जो चीज़ हमारी लिखित में बोल के हम बोल रहे हैं वो हमारे, जैसे मैंने कहा कि ब्लू जार देना, ठीक है, वो मेरी बोल के कंडीशंस हैं, ठीक है। हम और सामने वाले ने भी मुझे बोला कि 1 साल के अंदर जो है अगर ये कार खराब हो जाती है हम इसको रिपेयर करवाएँगे, तो वो बोल के वारंटी वहाँ पे हो रही है। द कंडीशन ऑफ वारंटी दे कैन बी एक्सप्रेस, जब वो एक्सप्रेस होगी, एक्सप्रेस 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो बोल के या तो लिखित तौर पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, इफ ए बायर वांट टू बाय ए स्पेसिफिक मॉडल ऑफ मारुति कार, एक बायर जो मारुति कार लेना चाहता है स्पेसिफिक मॉडल का, तो हियर द मॉडल एक्सप्रेस कंडीशन, तो मैंने बोल के किया ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मारुति कार चाहिए, तो मैंने बोल के किया। तो दैट इज़ द पार्ट कि कोई चीज़ हम बोल के कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्सप्रेस कंडीशन है। और ये बोल के करना है कि अगर खराब होगी तो हम उसको रिपेयर करेंगे, तो ये चीज़ अगर बोल कर के की है तो एक्सप्रेस वारंटी हो गया। अब इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी की हम कंडीशंस को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखिए आपके पास इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज ए टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। ओके, तो इनको हम पढ़ेंगे। जो इम्प्लाइड कंडीशन में ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर हम कंडीशन एज ए टाइटल की बात करें तो इट्स मीन कंडीशन जो है वो क्वालिटी फिटनेस की हो सकती है। अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कंडीशन एज ए मर्केंटाइलेबिलिटी की हो सकती है। एंड सैंपल की बात करें तो कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम की हो सकती है। अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल की बात करें तो कंडीशन एज ए होलसमनेस की हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन क्या है। इम्प्लाइड कंडीशन में फर्स्ट पढ़ेंगे कंडीशन एज ए टाइटल एंड द ऑनरशिप। आप चाहते हो और माना आपने कोई चीज वस्तु को परचेज किया है, आप बोलते हो उषा मशीन परचेज की है, वो तो हो गया एक्सप्रेस कंडीशन। लेकिन जो क्वालिटी है वो किसी पार्टिकुलर चीज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, है ना। अगर उषा मशीन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो तो सेलर को पता है ना। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। इम्प्लाइड कंडीशन किसके आधार पे है, सेलर के आधार पे, जो वो सेल कर रहा है। इन केस सेल ही हैज राइट टू सेल द गुड्स, मतलब जो वस्तु वो सेल कर रहा है वो अच्छी और सही होनी चाहिए। अगर मैंने उषा मशीन, एलजी की मशीन मांगी है तो वो जो एक्चुअली वास्तव में होनी चाहिए उसकी क्वालिटी, उसके आधार पे उसे सेल करनी चाहिए। कोई फ्रॉड या ऐसी चीज सेल ना करे जो हमारे कंडीशन के आधार पे मैच नहीं हो रही हो। इन केस एग्रीमेंट ऑफ सेल है तो यहाँ राइट टू सेल द गुड्स टाइम टू प्रॉपर्टी टू बी द पास, तो यहाँ पे जो सेल होगी वो फ्यूचर में ही पास होती है। और सेल जो हमारी सेल है वो करंटली प्रॉपर्टी पास हो जाती है और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में पास होती है। लेकिन जो सेलर सेल करेगा वो प्रॉपर वे में, जो टाइटल मांगा है ना, जो हम टाइटल्स की डिमांड कर रहे हैं उस टाइटल के आधार पे ही वो चीज सेल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन गिवन टू आइडेंटिटी ऑफ गुड्स। हमें क्या चीज़ चाहिए वो हमें कैसे पता लगेगी, डिस्क्रिप्शन से। पार्टिकुलर क्लास की वस्तु चाहिए, इस प्रकार की वैरायटी हमें चाहिए, इस प्रकार का प्रकार मतलब शेप हमें चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन है। द रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल टू बायर टू टेक बीन्स।
द बायर इज नॉट टू बॉन्ड टू एक्सेप्ट टू पे द गुड्स विच इज नॉट अकॉर्डिंगली। बायर वो चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, जो उसके आधार पे, उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पे नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बॉन्ड नहीं होता है। बायर वही चीज एक्सेप्ट करेगा जो उसने डिस्क्राइब की है। तो वेयर द बायर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द सेलर आफ्टर गिविंग टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। बायर तभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, यहाँ पे सेलर को भी वस्तु की डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी इन केस द गुड्स आर नॉट सप्लाइड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन बायर ने बोली थी उसके अकॉर्डिंग उसने सप्लाई नहीं की है, तो बायर को अधिकार है कि वस्तुओं को क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। ए bought a new Fiat car from B, ए ने बी से Fiat कार ली एंड कार इज नॉट न्यू। ओके, कार नहीं थी, न्यू नहीं थी, तो यहाँ पर अधिकार है सामने वाले पार्टी को कि वो उसको रिजेक्ट कर ले, क्योंकि उसको तो नई कार चाहिए थी और उसने जो कार दी वो पुरानी दी, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो यहाँ पे बायर को अधिकार है कि वस्तुओं को रिजेक्ट कर दें। सिचुएशन के आधार पे क्या कंसिक्वेंस रहते हैं, है ना, मतलब कुछ सिचुएशन है बायर की डिस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग, तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे। where the buyer has never seen goods and buy it on the basis of description। बायर ने वस्तु को टच नहीं किया, उसने डिस्क्रिप्शन के आधार पे ही वस्तुओं को परचेज किया, तो यहाँ गुड्स कैन बी रिजेक्टेड इफ डू नॉट कंपेयर टू द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने वस्तुओं को डिस्क्रिप्शन के आधार पे ही परचेज किया है, वस्तुओं को देखा नहीं है, आजकल जैम से परचेजिंग होती है ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट की, तो अगर जैम से हम डिस्क्रिप्शन के आधार पे ही परचेज करते हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा नहीं होता है ना, चीज़ों को टच नहीं किया होता फिजिकली, अगर वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्स ने यहाँ पे रैपिंग मशीन मंगवाई बाई से कि जो ओल्ड वन हो, लेकिन बाई ने बहुत एक्सट्रीमली ओल्ड दे दी, बहुत ही पुरानी दे दी, तो यहाँ पे एक्स को अधिकार है रिजेक्ट करने का। सेकेंड है द बायर हैज टू सीन गुड्स बट रिलाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन बाई सेलर। जब बायर ने वस्तुओं को खुद चेक किया था लेकिन उसने डिस्क्रिप्शन भी साथ में दी थी, तो यहाँ पे भी उसके अधिकार है। एक तो जो वो देखेगा कि उसको द बायर ब्रॉट गुड्स फ्रॉम सेलर हु डिस्क्राइब इट एंटीक बिलोंगिंग टू द 17th सेंचुरी बट इज फाउंड टू द 80th सेंचुरी। उसे 17वीं सेंचुरी की एंटीक चीजें मंगवाई, लेकिन वो चीज कब की, 18वीं शताब्दी की थी, तो यहाँ पर वो रिजेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही उसे चीजें मिल रही है जो उसे चाहिए थी। सामने वाला जो सेलर है ये बोल रहा है कि वो 17वीं शताब्दी की है, लेकिन वो वास्तव में 18वीं शताब्दी की थी, तो उस आधार पे वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसने उस वस्तु को देखा भी है और सामने वाला गलत डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। व्हेन द मेथड ऑफ पैकिंग वाज डिस्क्राइब्ड, आप वस्तु को परचेज कर रहे हो और आपने बोला है कि आपको किस तरीके से वस्तुएं चाहिए, है ना, गुड्स आर क्रॉसपॉन्डेड विद द डिस्क्राइब पैकिंग अदरवाइज बायर हैज राइट टू रिजेक्ट। अगर बायर ने बोला है कि उसे वस्तु किस कंडीशन में किस तरह से चाहिए, अगर उसको वैसे रिसीव नहीं हो रही है तो वो वस्तुओं को रिजेक्ट कर सकता है। एक्स परचेज फ्रॉम द बाई 2000 केसेस फ्रूट जूस फ्रॉम द कंटेन 15 टीन ईच। मतलब उसे ये बोला कि हर टीन में 15 मतलब 15 टीन जो है वो होने चाहिए, एंड ही सप्लाई टू 12 टीन, उसने 12 टीन ही दिए, तो इस केसेस में बायर उस वस्तु को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको 15 टीन ईच नहीं मिले, उसको 12 टीन ईच मिले, तो उस आधार पर वो रिजेक्ट कर सकता है। सेल बाय सैंपल, यानी सैंपल के आधार पे भी हम वस्तुओं को सेल करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन, वहां पे भी इम्प्लाइड कंडीशन होती है। जो बल्क हैज कॉरस्पॉन्डेड विद द सैंपल्स क्वालिटी, जितनी भी हम सैंपल के आधार पे चीजें दे रहे हैं तो उसमें क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं। एंड द बायर हैज टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, आप सैंपल के आधार पे हम कंपेयर कर सकते हैं। बट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग टू अन mercantable which is would not be apparent and reasonable examination of the sample। जब हम सैंपल पे कोई चीज देखते हैं तो फ्रीली उसको कभी कभार हम सैंपल पे हर चीज डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये उसकी डिफेक्टिव का पता हमें नहीं लगता है। अगर पता लग गया तब तो ठीक है, हम रिजेक्ट कर लें, लेकिन जो कंडीशन अप्लीकेबल थी उसके आधार पे हम चीजों को परचेज कर लेते हैं। लेकिन जो हमने सैंपल देखा था उस सैंपल के आधार में ओरिजिनल अगर वस्तु हमारी कंपेयर नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकते हैं। बट यहाँ पे बोला कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डरली एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। अगर कभी कभार हम ऑर्डरली एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स में कुछ डिफेक्टिव चीजों का पता नहीं लगवा पाते हैं, बट इफ द डिफेक्ट आर हिडन बट बायर कैन अवॉइड द कॉन्टैक्ट। कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं और वो चीजें जो है बायर को पता नहीं लगती है, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपने
सेल बाय सैंपल, मतलब सैंपल के आधार पे आपने देखा है कि भाई अब मैं तभी पूरी की पूरी वस्तुएं लूंगा, लेकिन पहले मैंने सैंपल देखना है। कई बार सैंपल में तो सैंपल को हमें क्वालिटी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे पास आ जाती है बल्क में चीजें, तो बल्क को भी तो सैंपल के साथ कंपेयर करना है ना। पहले मैंने एक शूज मंगवाया, वो देखा, फिर मैंने 1000 शूज मंगवाए, तो एक शूज की जो क्वालिटी है वी कैन चेक टू द 1000 शूज, उसके साथ भी कंपेयर करना है, डिफेक्ट को देखना है हमने। अगर हमें लगता है कि वो क्वालिटी वैसी नहीं थी, हम रिजेक्ट कर सकते हैं अपनी सेल को। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, कभी कभार हम सैंपल तो देते हैं और डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं। अगर हमारी डिस्क्रिप्शन सैंपल के साथ मैच नहीं हो रही या सैंपल डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। यहाँ पे भी इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे राइज होती है, फिर गुड्स आर सोल्ड टू सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, सैंपल के आधार पे भी वस्तुएं, हम सैंपल भी दे रहे हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन भी हम बायर रख रहा है, और बायर को सैंपल और डिस्क्रिप्शन अगर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे वस्तु को रिजेक्ट कर सकते हैं। X sold to goods to buy and showing him sample. Later on, goods were inferior quality, not corresponded to sample. जो सैंपल दिया था उसके आधार पे वस्तुएं नहीं मिली, तो यहाँ पे बायर रिजेक्ट कर सकता है वस्तुओं को। A agree with the way to sell certain oil described to refined sunflower oil and wanted in equal to sample. The goods rendered were equal to sample but contained mixture of the ground nut oil. We can reject that. ए ने बी को कहा सनफ्लावर ऑयल देने के लिए, लेकिन उसने मिक्स करके ग्राउंड नेट ऑयल के साथ दिया, तो यहाँ पे बी को अधिकार है वस्तु को रिजेक्ट करने का। अब बात आती है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। हम कोई कंडीशंस लगाते हैं जिसमें क्वालिटी और फिटनेस के आधार पे, कि जो क्वालिटी हमें चाहिए उसी के आधार पे हम कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, बट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है, यहाँ पे हम एक्सप्रेस कंडीशंस लगाते हैं, बट इट इज द ड्यूटी टू द बायर। यहाँ बायर की ड्यूटी है कि जो भी उसे क्वांटिटी क्वालिटी चाहिए वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर उसकी मतलब क्वालिटी या फिटनेस सेटिस्फाई नहीं है, तो वो चीज को परचेज नहीं करेगा। बट दे आर एक्सेप्शन ऑफ द रूल। द बायर हैड मेड नोन टू बी द सेलर पर्पस ऑफ द परचेज, मतलब यहाँ पे जो बायर है उसके पर्पस को सेलर को जानना चाहिए। एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर टू सिलेक्ट द बेस्ट गुड्स। यहाँ पे जो भी चीज परचेज करेगा बायर, तो वो अपने स्किल और जजमेंट के हिसाब से बेस्ट चूज कर सकता है। बट कुछ चीजें ऑर्डरली केस ऑफ बिजनेस में शो हो जाती है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं है, कुछ चीजें शो नहीं होती हैं। जैसे ट्रेडमार्क पेटेंट होता है, हमें पता है एलजी की मशीन अच्छी है, हमें पता है कि एप्पल का फोन अच्छा है, तो उस आधार पे इम्प्लाइड कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं होती है। सो इम्प्लाइड कंडीशन डिड नॉट अप्लाई टू गुड्स दे हैव द सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क के पेटेंट। जो ट्रेडमार्क और पेटेंट के आधार पे हम चीजें बेचते हैं उसमें इम्प्लाइड कंडीशन शो नहीं होती हैं। अब बात करते हैं एक्स वांट टू वी शॉप एंड आस्क टू उषा स्विंग मशीन। एक्स बी की शॉप में जाता है उषा मशीन खरीदने के लिए, बी गिव टू ए द सेम एंड ए पेड द प्राइस। बी ने उसको सेम दिया और प्राइस दिया, एंड ए रिलाइड टू द ट्रेड नेम ऑफ द मशीन रादर देन स्किल एंड जजमेंट। तो ए ने जब मशीनरी ली तो उसने कोई स्किल और जजमेंट का नहीं पूछा, उसने सिर्फ ब्रांड का पूछा उषा मशीन का, और सेलर ने वही चीज उसको सेल की। सो देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन। यहाँ पे फिटनेस की बात ही पता नहीं कि कितना चलती है कितना नहीं चलती है, वो हमें पता है कि उषा मशीन अच्छी है। एप्पल का फोन लेंगे तो हम उसके बारे में पूछेंगे किसी से कि फिटनेस कितनी है, पता है एप्पल का फोन का पॉपुलर है, अच्छी क्वालिटी का अच्छा होता है, तो वहां पे इम्प्लाइड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्स एक्स आस्क ए कार डीलर सुजेस्ट टू कार स्टेबल टूरिंग पर्पज, है ना। टूरिंग पर्पज के लिए कहा कि सुजेस्ट करो। द डीलर सुजेस्टेड ए बुगती कार एंड एक्स परचेज इट टू रिलायन टू स्किल डीलर बट लेटर ऑन फाउंड अनस्टेबल। उसने जो भुगती कार उसको डिलीवर की वो बाद में क्या हुई, अनस्टेबल, स्किल के अकॉर्डिंग मतलब अच्छी नहीं थी, जो उसको अनस्टेबल बैठी। सो नो एक्स जो है उस कार को रिजेक्ट कर सकता है और अपने पैसों को क्लेम कर सकता है। कंडीशन ऐसे मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब है जो गुड्स जो है वो बिजनेस के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से सही होनी चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी मीन द गुड्स मस्ट बी सच वुड बी एक्सेप्टेबल टू रीजनेबल पर्सन हैविंग टू प्रिवेलिंग कंडीशन। जो भी वस्तुएं हैं कंडीशन के आधार पे वो एक्सेप्टेबल हों। दिस नॉर मर्केंटेबल दे कैन डिफेक्ट इन द यूनिट ऑर्डरली यूज। अगर वो चीजें यूज करके खराब हो जाती हैं, ऑर्डरली यूज के पर्पज से नहीं है, अनफिट है, डिफेक्टिव गुड्स हैं, तो इस रीजन के आधार पर उसकी कंडीशन सामने वाले की पूरी नहीं हो रही है, वो उस चीज को रिजेक्ट कर सकता है। द एक्सप्रेशन मर्केंटेबल क्वालिटी थ्रू नॉट डिफाइंड, मतलब आप बता नहीं सकते हो, पर आपको पता है कि जब आप चीजें परचेज करते हो तो उसकी क्वालिटी एंड कंडीशन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन में आपने यूज किया और खराब होगी, है ना, एक दिन में यूज किया एंड वो जो है वो सही नहीं बैठ रही है कंडीशन के आधार पे।
In such a condition, a man is orderly, prudence should accept them a good as per the description. व्यक्ति वही चीजों को एक्सेप्ट करेगा जो कंडीशन और डिस्क्रिप्शन के आधार पे सही है. अगर वो कंडीशन और डिस्क्रिप्शन के आधार पे सही नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा. Next, condition as a wholesomeness. Wholesomeness means the goods sell fit and human consumption. आप जो भी सेल कर रहे हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के आधार पे फिट बैठनी चाहिए, यूज करने के लिए फिट बैठनी चाहिए. In this case, eatable and provision addition to implied condition as to mercantile, another implied condition goods shall be wholesome. जो भी वस्तु पूरी की पूरी आप सेल कर रही है वो ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के आधार पे सुटेबल हो, सही हो, जो बायर ले रहा है वो उसके यूज के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सही हो. अगर वो सही नहीं है तो तब वो उस कंडीशंस को वो के आधार पे वो परचेज नहीं करेगा. कंडीशन इम्प्लाइड में भी कस्टम या यूजेस ऑफ ट्रेड. जो भी इम्प्लाइड कंडीशन है वो आपके आर्टिकल या गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है, कस्टम के ऊपर डिपेंड करती है. इन सच सिचुएशन बायर्स नॉट नीड टू टेल सेलर पर्पस टू बाय गुड्स. यहाँ पे जरूरी नहीं बायर को ये बताना जरूरी है सेलर को कि किस पर्पस से वो ले रहा है, लेकिन जो उसने कभी यूजेस ऑफ ट्रेड मतलब आप कभी कभार हमारी कंडीशन होती है कि हमने स्विंग मशीन लेनी है क्योंकि हमारे यहाँ शॉप है खुली हुई, तो शॉप में हम रखना चाहते हैं स्विंग मशीन. तो सिलाई वाली मशीन जो आप अपनी शॉप में रखना चाहते हैं तो वो आपने पर्पस बता दिया. अब अच्छी क्वालिटी वाली आपको लेनी है तो सामने वाला आपको अच्छी क्वालिटी की वस्तु देगा. सो एन इम्प्लाइड कंडीशन बाई कस्टम मीन जहाँ पे हम आर्टिकल या कोई भी चीज परचेज करते हैं उसका पर्पस, पार्टिकुलर पर्पस क्या है, तो वो पार्टिकुलर पर्पस पे वो चीज एप्लीकेबल होना जरूरी है जो चीज हम परचेज कर रहे हैं. अगर वो पर्पस कोई पूरा नहीं कर रही है तब हम परचेज नहीं करेंगे. जैसे ए बाउट ए सेट ऑफ टीथ टू डेंटिस्ट. यहाँ पे डेंटिस्ट से उसने सेट ऑफ टीथ लिया लेकिन उसके दांतों में वो फिट नहीं बैठ रहा था और यहाँ पे वो रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं थी. पर्पस के अकॉर्डिंग होगी तभी वो परचेज करेगा. नेक्स्ट, एयर कंडीशनर विच डज नॉट कूलिंग इफेक्ट नॉट ए मर्केंटाइल लेबर कंडीशन. आपने एयर कंडीशनर लिया, आपको पता है एयर कंडीशनर क्यों लेते हैं हम, ठंडी हवा देगा, गर्म हवा देगा. तो यहाँ पे उस पर्पस के आधार पे वो कंडीशन मतलब वो वर्क ही नहीं कर रहा है तो आप उसको मना कर दोगे. एंड सेम एज be about birthday cake to the Jed bakery and the cake contain a stone. अगर आप केक ले रहे हो उसमें स्टोन निकल के आ रहा है, उसके दांत टूट गए तो उसके लिए वो डिमेसिस. यहाँ पे क्या है, इन केस देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन विच इज जेड लाइबल. आपको पता है कि बेकरी वाले को ये पता होना चाहिए जो हम केक दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, उसमें पत्थर कंकर नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे कंडीशन थी कि इसको पता होना चाहिए था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए. अब बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटी की. इट इज अ वारंटी विच इज द लॉ अप्लीकेबल. या इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, जो लॉ अप्लीकेबल करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, उसी को ही हम इम्प्लाइड वारंटी कहते हैं, जो आपकी लिखित में ये बोल के नहीं होती है लेकिन कानून के तौर पे होती है. वारंटी एज ए अनडिस्टर्ब पोसेशन, वारंटी एज ए फ्रीडम फ्रॉम person, and the warranty as a quality fitness, and warranty as a disclosed dangerous nature of the goods. तो ये पता है कि हमें ये सारी चीजें हमें वन बाय वन हम आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है वारंटी एज ए अनडिस्टर्ब पोसेशन, कि सेलर को वो ही वस्तुएं बायर को देनी चाहिए जिसका टाइटल ऑफ गुड्स अच्छा हो. टाइटल ऑफ गुड्स मतलब चोरी की गई चीजें नहीं देनी चाहिए. अगर चोरी की हुई चीज बायर को जाती है तो बायर डेमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है. यानी अनडिस्टर्ब पोसेशन मतलब जो भी अधिकार ट्रांसफर हो रहे हैं वो इलीगल ना हो, बेटर हो. वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन्स. देयर इम्प्लाइड वारंटी कि जो भी गुड्स चेंज हो रही है, चार्ज हो रही है, तो उस गुड्स के ऊपर थर्ड पार्टी कोई क्लेम ना कर सके. मतलब थर्ड पार्टी का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए. अगर मैं किसी चोरी की गई मशीन को किसी सामने वाले व्यक्ति को बेच रही हूँ तो सामने वाले व्यक्ति के पास तो बर्डन है ना वो चोरी करने, जिससे हमने चोरी की थी वो कभी भी आके थर्ड पार्टी उसको क्लेम कर सकती है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. और जो क्वालिटी ऑफ फिटनेस है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग मतलब सूट करनी चाहिए. जो भी हमारा यूजेस ऑफ ट्रेड है, जिस पर्पज से हम चीज़ों को हम खरीद रहे हैं उस पर्पज में वो चीज़ फिट बैठनी चाहिए. तो ये हमारी इम्प्लाइड वारंटी है कि क्वालिटी और फिटनेस हमारी सही हो. इफ द गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस नहीं है और ट्रेड के पर्पज से वो फिट नहीं बैठ रही है तो वो हमारी इम्प्लाइड वारंटी को फुलफिल नहीं कर रहा है. वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. हमें ये बताना चाहिए कि जो वस्तु आप परचेज कर रहे हो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है. अगर वो चीज़ हमने नहीं बताई है तो हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है कि हम डैमेजेस को क्लेम करें.
एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम कि एक्स जो है इंसेक्टिसाइड में बाई से परचेज करता है और बाई ने यहाँ पे नहीं बताया कि वो आपके लिए डेंजरस है और उसके जब भी आपने उसको स्प्रे करना है तो अपना मुंह बंद रखना है। तो एक्स ने ओपन करके मतलब ओपनली अपने मुंह को बंद नहीं किया था और उसने उसका स्प्रे किया और उससे जो है उसको इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे नाउ बाई लाइबल है डेमेजेस के लिए क्योंकि उसने बताया नहीं। उसी तरह से एक लेडी को सेकंड हैंड टाइपराइटर चाहिए था $20 का और जो टाइपराइटर उसको सेकंड हैंड मिला उसने उसको रिपेयर भी करवाया, लेकिन जो टाइपराइटर था वो चोरी किया हुआ था। ठीक है, और थर्ड ट्रू ऑनर उसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि वो उसे वापस दे। तो इस तरह की वस्तु अगर आपको